नेक्स्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं ये ग्लैंड है थाइमस। थाइमस बहुत इंटीमेटली रिलेटेड है खास तौर पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से और इनफैक्ट कंप्लीट इम्यूनिटी से। तो मैंने ये कहा कि थाइमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी के इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करना। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ग्लैंड आपकी बॉडी में लोकेटेड कहाँ पर है। अगर सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये दो लंग्स हैं और लंग्स के बीच की इस थोरेसिक कैविटी की जगह को हम कहते हैं मीडियास्टाइनम। जिस टाइम मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा था तो हमने थोरेसिक कैविटी के सेंटर में इस स्पेस को क्या कहा था, मीडियास्टाइनम। आप इस मीडियास्टाइनम के कंटेंट्स देख रहे हैं, ये ट्रेकिया है और ये क्या है, हार्ट है और यहाँ कहीं पर ट्रेकिया के दोनों प्रिंसिपल ब्रोंकस होंगे। और आप अगर देखें So this is the thymus gland. This thymus gland is located ventral to the heart. वेंट्रल टू दी हार्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपकी एनसीईआरटी में शायद यहाँ पर मिस्टेक है, हम वो शायद इसको ये कह रहे हैं कि इट इज़ लोकेटेड डॉर्सल टू दी हार्ट। आप इसको करेक्ट करिए। हम क्या कह रहे हैं कि थाइमस कहाँ पर होता है, वेंट्रल टू दी हार्ट। जस्ट ऊपर यहाँ पर बाहर की तरफ स्टर्नम होगी। स्टर्नम के जस्ट पीछे हार्ट और स्टर्नम के बीच में कौन सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। पहली चीज़ मुझे ये समझ में आ गई कि थाइमस इज लोकेटेड रेट्रोस्टर्नली वेंट्रल टू दी हार्ट इन दी मीडियास्टाइनम। अगर इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रॉस स्ट्रक्चर में आपको इसके दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं। थाइमस का ग्रॉस स्ट्रक्चर ये है कि इसके दो लोब्स हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये दो लोब्स हैं और दो लोब्स के छोटे छोटे या जो गोले दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं लोब्यूल्स और लोब्यूल्स के बीच के पार्टीशंस को हम कहते हैं सेप्टा। ये ग्रॉस एनाटमी हो गई किसकी, थाइमस की। हम ये सीख गए हैं कि ये जो थाइमस है ये बेसिकली लोकेटेड है, नंबर 1 हमने कहा मीडियास्टाइनम में, एंड इट इज़ लोकेटेड वेंट्रल टू दी हार्ट, वेंट्रल टू दी हार्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रॉस एनाटमी है इसमें दो लोब्स हैं, इसमें दो लोब्स हैं। अगर आप देख रहे हैं तो दो लोब्स हैं और इन लोब्स के अंदर छोटे छोटे क्या हैं, लोब्यूल्स हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर आप ये देखेंगे कि इन लोब्यूल्स के बीच की जो पार्टीशन है उनको हमने क्या कहा है, सेप्टा। ये छोटे छोटे क्या हो गए, लोब्यूल्स हो गए। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, लोब कह दिया। ये ग्रॉस एनाटमी हो गई। अगर मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की बात करूं, अगर मैं इसके कट सेक्शन में देखूं कि इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कैसी है, तो मैं एक बार फिर आपको डायग्राम दिखाता हूं। तो पहले तो आप लेफ्ट साइड पर जो देखेंगे ये ग्रॉस एनाटमी है जिसमें आपको दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं और फिर ये आप देख रहे हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जो हमने कट सेक्शन देखा है। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दो डिफरेंट इकोजेनिक एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं। बाहर वाला थोड़ा सा डार्कर है और अंदर वाला थोड़ा लाइटर है। तो अगर आप ये दो इकोजेनिक एरियाज देख पा रहे हैं तो इस बाहर वाले एरिया को हम कहते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड और अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं मेडुला। दैट मीन्स मैं कट सेक्शन पे थाइमस के दो डिफरेंट इकोजेनिक एरियाज देख रहा हूँ, बाहर कॉर्टेक्स और बीच में क्या है, उस कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, मेडुला। और इस मेडुला के अंदर अगर आप ये कंसेंट्रिक मास ऑफ सेल्स देख रहे हैं, ये जो पड़े हुए हैं इन्हें हम कहते हैं थाइमिक कार्पसल। एक्चुअली इसका नाम जो आपके एंट्रेंस में आएगा उनको हम कहते हैं हेसाल्स कार्पसल, हेसाल्स कार्पसल। अगर आप इसकी ग्रॉस एनाटमी ये देख रहे हैं कि इसके दो लोब्स हैं और कट सेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि इसके दो डिस्टिंक्ट इकोजेनिक एरियाज हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। और मेडुला में ये जो आइलैंड्स आपके पड़े हुए दिख रहे हैं कंसेंट्रिक, ये जो आपको दिख रहा है मास ऑफ सेल्स है, ग्रैनुलर सेल्स होते हैं इसमें, इनको हम कहते हैं थाइमिक कार्पसल या हेसाल्स कार्पसल। मैंने ये देख लिया कि ये जब मैं थाइमस का कट सेक्शन बना रहा हूं तो मैंने ये देखा कि इसके बाहर का एरिया तो कॉर्टेक्स है, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स है और अंदर का एरिया क्या है, मेडुला। और ग्रैनुलर सेल्स के कुछ कंसेंट्रिक जो मासेस पड़े हुए हैं किसके अंदर, मेडुला के अंदर, इनको मैंने कहा है थाइमिक या हेसाल्स कार्पसल्स, हेसाल्स कार्पसल्स। ये आपको इसके बारे में इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज़ ये देखिए कि इसके जो हार्मोन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कह देंगे थाइमोसिन्स।
इसको हम क्या कहेंगे, थाइमोसिस। तो 3 पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या है, नंबर 2 इसकी ग्रॉस एनाटमी क्या है, कट सेक्शन पे कैसा दिखाई देता है, और नंबर 3 जो इसके हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं, थाइमोसिन्स। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी पे जाते हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये इन्वॉल्व है किसमें, इम्यूनिटी में, और वेरी वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज लेस रिलेटेड विद द ह्यूमरल इम्यूनिटी। बेसिकली एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, थाइमस प्ले कर रहा है। और क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच में हमेशा कोऑपरेशन होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की वजह से एडेप्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट कर सकती है अपने एक्शंस के लिए। सो देयर इज ऑलवेज अ कोऑपरेशन बिटवीन एडेप्टिव एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। सो अल्टीमेटली वी विल सी दैट द एंटायर immune response in your body is intimately related and is profoundly affected by the functioning of the thymus gland through their hormones which are called as thymosins. सो हम ये इतनी बात समझ गए, तो अब इसकी फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है। बेसिकली हम ये कहेंगे कि प्रीनेटल और जस्ट पैरानेटल, बिल्कुल बर्थ के आसपास और बर्थ से थोड़ा पहले, खास तौर पे बर्थ से थोड़ा सा जस्ट पहले होगा ये कि आपकी बॉडी में जो बोन मैरो है, बोन मैरो वो कुछ सेल्स बनाएगा। इन सेल्स को हमने कहा लिम्फोसाइट्स। इन सेल्स को हमने कहा लिम्फोसाइट्स। तो ये मैं बर्थ से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। इन सेल्स को हमने क्या कहा है, लिम्फोसाइट्स कहा है। और हम ये देखेंगे कि इनमें से सम लिम्फोसाइट्स दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू थाइमस, दे विल बी transported by blood to thymus, and in the thymus these will get processed. These lymphocytes that have reached thymus because of circulation from bone marrow, ये cells यहाँ thymus में क्या होंगे, प्रोसेस होंगे, और इनको appropriately T lymphocytes कहा जाएगा। You can easily understand T stands for thymus. सो दैट मीन्स वो लिम्फोसाइट्स जो थाइमस ग्लैंड में प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पर टी का मतलब क्या हो गया, थाइमस हो गया। और ये आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स 3 तरह के होते हैं। एक को आप कहते हैं टी हेल्पर, एक को आप कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक, और तीसरे को आप कहते हैं टी सप्रेसर सेल। ये आप इम्यूनिटी के चैप्टर में 12th में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी सप्रेसर सेल। एनीवे, मतलब ये है कि थाइमस ग्लैंड में कुछ लिम्फोसाइट्स अपने फंक्शनिंग के लिए क्या हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। और इस प्रोसेसिंग में बेसिकली जो ये लिम्फोसाइट्स यहाँ प्रोसेस हुए हैं उनको मैंने थाइमस की वजह से क्या कह दिया है, टी लिम्फोसाइट्स कह दिया है। अब 2 मिनट मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोसेसिंग में क्या होता है। प्रोसेसिंग में होता ये है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर एक्सपोज टू सेल्फ एंटीजन्स, दे आर एक्सपोज टू सेल्फ एंटीजन्स। सो ये किस में एक्सपोज हो जाते हैं, सेल्फ एंटीजन्स को एक्सपोज किए जाते हैं, और ताकि इनको ये पता लगे कि हमारे ब्लड में हमारे खुद के एंटीजन्स कौन से हैं जिनके खिलाफ हमें कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और अब आप समझ सकते हैं कि यही वो प्रॉपर्टी है प्रोसेसिंग थाइमस में जो कि इनको एबिलिटी देती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और इस तरह के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन को जिसमें लिम्फोसाइट्स की क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो दैट मीन्स थाइमस अलॉन्ग विद बोन मैरो, बोन मैरो में जो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं या जब प्रोसेस होते हैं उन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। तो इसीलिए क्योंकि बोन मैरो और थाइमस में प्रोसेसिंग हो रही है, इन दोनों को हमने क्या कहा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का है। बाकी जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू है आपकी बॉडी का, किसको छोड़ दीजिए, बोन मैरो को और थाइमस को, उन सबको हम कहेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ पर कुछ लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और प्रोसेसिंग में उनको सेल्फ एंटीजन से मिलवाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि इनके अगेंस्ट आपको क्या नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। उनको ट्रेन किया जाता है, एक तरह से मैं क्रूडली ये कह सकता हूँ। और यहाँ पर उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो बेसिकली डिस्टिंग्विश कर सकें अपनी बॉडी के खुद के एंटीजन्स को और दूसरे एंटीजन्स को। आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी हुई, तो हम जानते हैं कि कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स जिसमें आपकी बॉडी
का इम्यून सिस्टम आपके ही एंटीजन के खिलाफ काम करना शुरू हो जाए, इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वो हो सकते हैं। सो बेसिकली ये हमें समझ में आ गया। थाइमस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो थाइमस है इट गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज विद एज। सो हम ये कह रहे हैं कि थाइमस जो है वो क्या हो जाता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज विद एज। जैसे जैसे सबकी एज, किसी की एज बढ़ती चली जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो अगर हम एक बार नज़र डालें तो आपको आइडिया देने के लिए, बर्थ पे ये जो थाइमस है ये करीब 15 ग्राम्स का ग्लैंड है। प्यूबर्टी पे आप देख रहे हैं इसकी थोड़ी सी एज थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। और प्यूबर्टी के बाद में आप देखिए कि क्या होना शुरू हो रहा है, इसका क्या होना शुरू हो रहा है, साइज कम होना शुरू हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे एट्रॉफी होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इसका थोड़ा सा साइज क्या हुआ है, इंक्रीज। यू कैन सी दिस इज 15 ग्राम्स, दिस इज 35 ग्राम्स। नाउ विद एज इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस। सो एट 25 years the mean weight would be 25 grams. At 60 years you can see it will be less than 5 grams and at 70 years it will be as low as 5 grams. So हम ये देख रहे हैं कि थाइमस जो ग्लैंड है वो बेसिकली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है साइज में। किसमें, एज के साथ में। दिस इज आफ्टर प्यूबर्टी। ये बात आपने देख लिया था कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक साइज पहले थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज, और उसके बाद में इसका नंबर क्या होना शुरू होता है, डिक्रीज। इसका साइज क्या होना शुरू होता है, डिक्रीज। अब हम ये देखते हैं कि थाइमस के डिसफंक्शन में समस्या क्या आती है। सो थाइमस के डिसफंक्शन में 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली एक प्रॉब्लम आएगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। सो दैट मीन्स द डिसफंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड्स विल बी इन्वॉल्व इन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम कहते हैं एलर्जीज। और ये एलर्जीज मीडिएट होती हैं IgE क्लास ऑफ एंटीबॉडीज से, और IgE क्लास ऑफ एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं जनरली मास्ट सेल्स पर या ब्लड में बेसोफिल्स पर। मास्ट सेल्स कहाँ पर, टिश्यू में, और ब्लड में किस पे, बेसोफिल्स में। सो बेसिकली इसकी जो डिसफंक्शन है, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होगा। हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स को हमने क्या कहा है, एलर्जीज, और हमने क्या कहा है उसको कि ये एलर्जीज किससे मीडिएट होती हैं, ए वेरी स्पेशल क्लास ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन E, एंड दे आर मीडिएटिंग इट थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द टिश्यूज एंड बेसोफिल्स इन द ब्लड। Number 2, you will see immunodeficiency disorders. Immunodeficiency disorders. So immunodeficiency disorders में आप ये देखेंगे, for example HIV. फॉर एग्जाम्पल HIV। सो ये जो वायरस है HIV, जिसे आप कह रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जाकर के सेलेक्टिवली किल करता है CD4 T लिम्फोसाइट्स को, CD4 T लिम्फोसाइट्स को। तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। ये बेसिकली किसको ख़त्म करता है, CD4 T लिम्फोसाइट्स को। इनको हम T हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। और T हेल्पर सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों चीज़ों की एडिक्वेट रिस्पॉन्स के लिए, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए। सो अगर T हेल्पर सेल कम हो गए तो ये रिस्पॉन्स भी इनएडिक्वेट होगा, ये रिस्पॉन्स भी इनएडिक्वेट होगा, एंड देयरफॉर द पर्सन विल बी हैविंग एन इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड सिंस HIV इन्फेक्शन नॉर्मली occurs after the birth, and therefore we will be calling it as acquired immunodeficiency syndrome. हमने इसे क्या कहा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 12th में आप एक और डिजीज पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में आप ये देखेंगे कि बेसिकली होगा ये 2 बहुत कॉमन कॉज, इसके कई सारे कॉज हैं। सबसे कॉमन कॉज तो ये है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन जिसकी मैं बात करूंगा दैट विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेस। ये एडिनोसिन डीएमिनेस इन लिम्फोसाइट्स के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसकी कमी की वजह से 25% ऑफ केसेस किसके होते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कंबाइंड का मतलब आप समझ गए होंगे। सो बेसिकली 2 बड़े इंपॉर्टेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। नंबर 3, डिलीशन ऑफ एन आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, व्हाट इज कॉल्ड 22, व्हाट इज कॉल्ड एज डाइजॉर सिंड्रोम। इसमें भी इम्यूनोडेफिशिएंसी में थाइमस की इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। नंबर 3 अगर हम देखेंगे, सो दिस विल बी इन्वॉल्वड इन जैसा मैंने आपसे कहा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके ही एंटीजन के खिलाफ क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा तब होगा व्हेन योर सेल्स लूज द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन्स। और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सो दैट विल बी इन्वॉल्व इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीजेज लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट बनती हैं एंड दैट विल लीड टू वेरियस काइंड ऑफ मसल वीकनेसेस। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब जनरली थाइमस के रिमूवल को थाइमेक्टमी कहेंगे तो इट इज़ अ टंग ट्विस्टर। तो आप ये देखेंगे कि छोटे बच्चे में जब ये प्यूबर्टी से पहले अगर आपको ऑपरेट करना पड़ रहा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर आपको हार्ट सर्जरी करनी पड़ रही है तो थाइमस ग्लैंड को क्या करना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है। सो अगर ये रिमूव हो जाएगा तब कुछ इश्यूज़ आएंगे इम्यूनिटी के। हालांकि आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे लिम्फोसाइट्स किससे पहले बन जाते हैं, बर्थ से पहले, और धीरे धीरे प्यूबर्टी के बाद इसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अदरवाइज हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट्स का जिनमें हमने थाइमस को क्या किया है, रिमूव किया है। नॉर्मली थाइमस आसानी से हम रिमूव नहीं करते हैं। जनरली बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं थाइमस के, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा मैं जानता हूँ कि विद एज ये क्या साइज़ क्या होता है, रिग्रेस होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली related to your immune system of the body, the thymus. So when we come back, we will look at another endocrine gland.